हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खम्मा गड़ी, नमस्कार। हैप्पी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आई होप कि आप अपना फेस्टिवल, अपना ये त्योहार, रंगों का त्योहार बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इस रंगों के त्योहार में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो आज ऐसे ही रंग भरे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपकी दुनिया में रंग भरने वाले हैं, क्योंकि आप एलडीसी हाई कोर्ट का राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम उसके थ्रू प्रिपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। तो चलिए ऐसे ही कुछ रंग बिरंगे क्वेश्चंस के साथ मैं अदिति रस्तोगी आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान में। मेरे कहने का मतलब है राजस्थान के रिजल्ट गुरु एग्जाम्स में। और आज हम ऐसे ही कुछ रंग बिरंगे क्वेश्चंस करके अपने जीवन में भी रंग बिखेरेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चंस की मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन से पहले, अगर अभी तक आपने रिजल्ट गुरु की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भैया जाकर जल्दी से रिजल्ट गुरु की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और अगर देखिए कोई भी ये जो क्लास है ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन इसे बिल्कुल ऐसे ही पढ़िएगा जैसे कि हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का आंसर भी दूँगी, है ना? और फिर इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करेंगे। और कहीं पर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसे बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में अगर आप क्लास देख रहे हैं तो हैप्पी होली लिखकर ज़रूर भेजिएगा। होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमको भी दीजिएगा जैसे कि हम आपको भी दे रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे हम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक रिजल्ट गुरु की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए। आज मैं भी, क्योंकि रंगों का त्योहार है, तो कोशिश करूंगी कि अलग अलग रंग से इस चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चंस को पढ़ाऊं, ताकि हम हर एक क्वेश्चन पे जब अलग रंग लेकर आएँगे, तो आपके जीवन में भी उस रंग का मज़ा ही आ जाएगा। तो सबसे पहला मैं ले लेती हूँ नीला रंग, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि नोटिसेस शुड बी, कि नोटिसेस किस तरह के होने चाहिए? क्या वो इनडायरेक्ट होने चाहिए, शॉर्ट एंड इनफॉर्मल होने चाहिए, लॉन्ग एंड वर्डी होने चाहिए, या ब्रीफ एंड फॉर्मल होने चाहिए? इनडायरेक्ट मतलब एक इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ होना चाहिए। छोटा और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब जिसमें आप कुछ भी लिख दो ऐसा होना चाहिए। लंबा होना चाहिए और उसमें कुछ ज़्यादा ही शब्द होने चाहिए। ना भैया। ब्रीफ मतलब छोटा-सा, और फॉर्मल मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप जल्दी से गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो भैया चलिए इसमें भी टिक टिक ना करके आपको बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ ब्रीफ एंड फॉर्मल। ब्रीफ मतलब छुटकू-सा, बिल्कुल छोटू-सा, मतलब छोटे से शब्दों में आपको अपनी पूरी बात को कंप्लीट करके लिखना है, वो भी कि स्टैंडर्ड फॉर्मल मतलब एक प्रॉपर लैंग्वेज में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना? तो आई होप कि आपके आंसर से भी ये मैच कर रहा होगा। तो जिन्होंने जिन्होंने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। वेरी वेरी गुड। चलिए तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, कौन से कलर से लिखना है बताइए? तो चलिए हम इसे ले लेते हैं, हरे रंग से लिखते हैं। तो यहाँ पर है, व्हेन वी बिगिन अ लेटर विद डियर सर और डियर मैडम। जब भी डियर सर और डियर मैडम से एक लेटर को स्टार्ट किया जाता है, या डियर सर मैडम से, तो हम उसको एंड कैसे करते हैं? अब देखो, अगर मैंने डियर सर या मैडम से इसको लिखना शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कि ये एक फॉर्मल लेटर होगा। और फॉर्मल लेटर होगा तो इसे जब हम एंड करेंगे तो उसमें हम लविंगली का तो प्रयोग नहीं कर सकते, है ना? सिंसियरली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंसियरली से पहले क्या आ रहा है? योर्स आ रहा है, जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस है। और योर में हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ये एक योर है और ये एक योर्स है। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं? पजेसिव केस होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? पजेसिव केस होते हैं। और इसीलिए हमें योर में अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वर्ड गलत होता है, ये वर्ड रॉन्ग है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ये शब्द गलत है, ये शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि योर और योर्स अपने आप में पॉसेसिव वर्ड है। फिलहाल हमारे पास ये वाला योर्स है जिसको हम यूज करते हैं। तो योर फेथफुली ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें योर्स है और योर्स के साथ फेथफुली है। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम बोले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी वाला हमारा एकदम करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्या बात है! हरा रंग भी बड़ा बेहद खूबसूरत इसमें लग रहा है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो हम आंसर करेंगे, वो हम करेंगे फिर से नीले क्वेश्चन से। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन ऑफिशियल लेटर? अब ऑफिशियल लेटर मतलब जो फॉर्मल वाले लेटर होते हैं ना, वही वाले। तो उनमें इनमें से क्या अवॉइड किया जाना चाहिए? क्या उसमें फॉर्मल वर्ड को अवॉइड करना चाहिए? नहीं, अवॉइड मतलब जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, मतलब जिसको हटा दिया जाए। जार्गन्स जैसे कि स्लैंग्स होते हैं, पोलाइट वर्ड्स नहीं, तो पोलाइट वर्ड्स का तो यूज़ करना है और क्लियर यूज़ करना है, हमें वहाँ से जार्गन्स को यूज़ नहीं करना है। जार्गन्स का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा स्लैंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता हो, तो हम जार्गन्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है? नहीं है ना? हो तो जल्दी से अपने कमेंट में ज़रूर मुझे क्वेश्चन बताइएगा एंड आई प्रॉमिस कि मैं वादा करती हूँ कि मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अब ये सोचने में आप टाइम लगाइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए, सोचिए, सोचिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ख़ैर क्या सस्पेंस रखना, आपके और मेरे बीच की बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं ट्रूली वर्ड की बात करूँ, जनरली ट्रूली कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन ट्रूली को हम फिर भी यूज़ करते हैं और ट्रूली की स्पेलिंग TRULY ही यूज़ करते हैं, ये ठीक होती है। ठीक है? एक वर्ड होता है TRUELY, ये स्पेलिंग गलत होती है। तो जो करेक्ट वर्ड है वो ट्रूली ही होता है, लेकिन ये एक नॉर्मली ये एक फॉर्मल वर्ड है तो जिसको हम यूज़ नहीं करते। होली ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। ड्यूली बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है। ऑफुल की स्पेलिंग गलत हो जाएगी, AWFUL की स्पेलिंग होती है AWFUL, तो ये स्पेलिंग भी गलत होगी। तो हमारे पास जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा वो कौन सा माना जाएगा? ड्यूली करेक्ट स्पेलिंग वर्ड हो जाएगा। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ट्रूली भी आपका करेक्ट वर्ड होना चाहिए, लेकिन ट्रूली को हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं जनरल सेंस में, ये सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ हो। ठीक है? तो हम यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मानेंगे वो सी मानेंगे, दैट इज ड्यूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो भैया सेपरेट, सेपरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाती है आपकी SEPARATE, सेपरेट। तो सेपरेट में अब ये देख लेते हैं कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। अगर हम ए देखें तो ए में तो ए आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड में आपका RE आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अब फिर से करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आ गया कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा। तो भैया इस बार क्या करना है, हमें मैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग बताती है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग मैसेंजर की क्या होगी। देखो फर्स्ट तो गलत है, मैसेंजर तो एन भी नहीं आ रहा है इसमें। MESSAN, AN कभी भी नहीं आता है ना। क्या आता है? MESSENGER। तो ये आपकी सी वाली स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। लेकिन जरा देखिए डी में भी सेम स्पेलिंग लिखी है, तो हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो, क्योंकि लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में आपके इसी तरह से क्वेश्चन था। तो कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको उसमें मार्क्स जरूर मिलता है। हो सकता है क्वेश्चन उस ईयर में ही गलत आया हो। तो हम यहाँ पर सी और डी अगर दोनों की बात करें तो दोनों स्पेलिंग ठीक है। तो सी या डी आप इनमें दोनों में से कोई भी करेक्ट स्पेलिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉनोररी को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो जल्दी से मुझे बताइए कि हॉनोररी को हिंदी में क्या बोला जाएगा। खैर, ऑनोररी को हिंदी शब्द ऑनोररी का अवैतनिक होता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हमारा एकदम बोले तो सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेशन। प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है, मतलब इसका एक हिंदी में जो शब्द होगा वो आपको बताना है। तो देखो प्रोबेशन परीक्षा नहीं, प्रक्रिया नहीं, परिवीक्षा, परिवीक्षा इसका करेक्ट आंसर होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये भी इतना प्यारा कलर है, और गुलाल में जब इस तरह के कलर होते हैं नीला, पीला, हरा, लाल, तो यही गुलाल के रंग बड़े प्यारे लगते हैं। तो इसके नाम पर आपका सी आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? मतलब इसमें से एक मैच द फॉलोइंग है जो कि गलत गिवन है। अब पेंडिंग को लंबित कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही। पर्सनल को कार्मिक नहीं, पर्सनल तो अपने लिए ही हो गया, तो कार्मिक तो इसका शब्द नहीं होगा। तो यही हमारा गलत मेल हो जाएगा। राशन को रसद कहते हैं, ऑनरेडी को मानदेय भी बोला जाता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे जनरली डैश द टाइम टेबल एवरी ईयर। अब देखो वो टाइम टेबल को जनरली क्या करते हैं, हर बार चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल्टर, ऑल्टर वर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ही कुडंट डैश द कोल्ड। तो वो कोल्ड को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। अब देखो बार बार तो गलत हो गया है ना, बार मतलब जैसे टुकड़े के ईंट के बार के लिए यूज कर लेते हैं, बॉक्स के लिए यूज कर लेते हैं। बियर, बियर भी नहीं होगा है ना, तो पीने वाली बियर हो गई, ये नहीं होगा। बेर, बेर भी नहीं होगा। बेर का मतलब होता है जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं बेयर फूट, तो मतलब नेकेड, जिसमें फूट में कुछ भी नहीं पहना हुआ है, तो वो होता है जैसे नंगे पाँव हम लोग बोल देते हैं। तो बियर यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा। बियर द कोल्ड मतलब वो कोल्ड को सहन नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ही है, ही कुडंट बियर द कोल्ड, कि वो कोल्ड को बिल्कुल भी नहीं सह सकता, ठंड को बिल्कुल भी नहीं सह। डैश द फाइनल चार्ज। अच्छा, सेंटेंस यहाँ से है, द कैप्टन डैश द फाइनल चार्ज इन बैटल। अब देखो जो कैप्टन है उसने क्या किया, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा लेड आ जाएगा। लीड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है। अब ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है कि ये सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर लेड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेड इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट यहाँ तक किसी को, ये डाउट हो तो कमेंट में आंसर करके जरूर बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी डाउट आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ द न्यू मेडिकेशन वाज लॉस ऑफ एपेटाइट। तो डैश ऑफ न्यू मेडिकेशन क्या, तो क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इफेक्ट क्यों यूज करा, इफेक्ट हमारा नाउन है, इफेक्ट क्या है, नाउन है। जबकि इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इफेक्ट हमारा वर्ब हो जाता है। अब जब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑफ द न्यू मेडिकेशन, तो यहाँ पर हमें नाउन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नाउन की रिक्वायरमेंट है। दैट इज वाई हमने क्या फिल करा, इफेक्ट ऑफ न्यू मेडिकेशन। ठीक है, पर इफेक्ट ऑफ न्यू मेडिकेशन आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, क्लियर है? ओके, चलिए तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट डैश द मैच। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप मैच को खो ना दो, मतलब मैच आप हार ना जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, क्या हो जाएगा, लॉस द मैच। डू नॉट लूज द मैच मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो लॉस तो पास्ट हो जाता है, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। इस लूज का मतलब होता है ढीला, है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ढीला थोड़ी ना यूज करेंगे। तो मैच को क्या होता है, खोना होता है, तो ढीला नहीं होता मैच, पर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग डैश हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। तो देखो जब भी सेंटेंस में हैविंग आता है, इसके बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैविंग डन। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। हैविंग के बाद हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसको यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल, और वो क्या होती है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, हैविंग डन हिज वर्क, अपना वर्क फिनिश कर चुकने के बाद वो स्कूल गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड बेटर डैश हार्ड। तो हैड बेटर जब भी आता है तो हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यू हैड बेटर डैश हार्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्क हार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक, जल्दी से बता दीजिए कोई भी डाउट हो तो। ओके, तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई वुड रादर डैश देन बैग। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगेन वुड रादर के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ ऑप्शंस पे गलती है। डाइट दे रखा है, डाई डेड दे रखा है, डेड नहीं है, दिस इज डाई। ये क्या है, डाई है, वो ऑप्शन में प्रिंटिंग में एरर होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। कि मैं बैग करने से बेहतर तो है कि मैं मर जाऊं, है ना। तो आई वुड रादर डाई देन बैग, और ऐसा होना भी चाहिए कि भैया बैगिंग से बेटर है कि हम लोग उस जिंदगी को ही ना जिए। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाउ अब आपको इसमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस में आपको टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। तो फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड को देखा, तो आई सी मतलब जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये जो कंडीशन बनती है ये किस में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या यूं कह लीजिए सिंपल प्रेजेंट। तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एज वेल एज सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। क्या क्वेश्चन है, I get up early and eat my breakfast listening to the radio। ये listening है LISTE, पर S आएगा STENING, listening to the radio। तो मैं सुबह उठती हूँ अपना यस मैं सुबह उठती हूँ जल्दी और अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ रेडियो सुनते सुनते। तो अगेन जब मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ तो ये भी आपके रूटीन को शो कर रहा है, और जो रूटीन को शो करता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, मतलब ये भी क्या है, हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यही पूछा गया है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेंस है जो इस सेंटेंस में यूज किया गया है। तो क्या सेंटेंस है, द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। बताइए जल्दी से ये कौन सा टेंस होगा, सोचिए सोचिए जल्दी सोचिए। अगेन द बाइबल सेज मतलब रोज की बात हो रही है, हमेशा कहती है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है और बाइबल का कहना है, मतलब बाइबल का मानना है, तो ये एक तरह से सेइंग हो गई। तो जब इस तरह का सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी, दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। माफ कीजिएगा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको ये जो सेंटेंसेस गिवन है, तो ये जो सेंटेंस है इसका आपको इंटरोगेटिव बोले तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस बताना है कि क्या बनेगा। तो नो वन लाइक्स डूइंग वर्क, अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है ये आपको बताना है। तो डजंट एनीवन लाइक वर्किंग, हु वुडंट लाइक वर्किंग, डज एनीवन लाइक वर्क, ये डज एवरीवन नेवर लाइक डूइंग। तो देखिए डी तो नहीं हो सकता, बिल्कुल स्ट्रक्चर से सूट नहीं कर रहा है। नो वन लाइक्स डूइंग वर्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु वुडंट लाइक वर्किंग, इसका इंटरोगेटिव। तो आपका बी सेंटेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सी की बात करें, डज एनीवन लाइक वर्क, क्या किसी को वर्क करना पसंद है, ये तो क्वेश्चन नहीं। डजंट एनीवन लाइक वर्किंग, ये भी कोई सूटेबल आपका ऑप्शन स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है भैया, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। एक्सक्लेमेटरी मतलब जो आप चौक कर एकदम सरप्राइज होकर कोई चीज बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन लग जाता है ना, ये वाला वही। द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो कृष्णा लेक्चर्स वंडरफुली, अब इसका आपको क्या बताना है, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हाउ वंडरफुली कृष्णा लेक्चर्स, हाउ कृष्णा लेक्चर्स वंडरफुली, हाउ लेक्चर्स कृष्णा वंडरफुली, या हाउ वंडरफुली आर हर लेक्चर्स। का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाउ वंडरफुली कृष्णा लेक्चर्स। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अब एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ये आपको बताना है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, ये आपका क्या है, ये एक सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी जिसे आपको असर्टिव मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, या इट्स इंडीड अ ब्यूटीफुल, इंडीड नेगेटिव में लेकर जाएगा, वो नहीं लेकर जाना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन, नहीं। देयर इज नो अदर सीन एज ब्यूटीफुल एज दीज, नहीं, क्योंकि नेगेटिव में नहीं लेकर जाना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ सेंटेंस।
ए इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखना है, मतलब ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी पैसिव में गिवन है, जिसका एक्टिव वॉइस आपको बताना है कि क्या होगा। तो सेंटेंस है द एप्लीकेशंस वर सेंट टू द रजिस्ट्रार बाय द स्टूडेंट। अब वर सेंट का मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहा होगा एक्टिवली, है ना। तो अब देखते हैं, बाय द स्टूडेंट द एप्लीकेशन सेंट टू द रजिस्ट्रार, ये तो स्ट्रक्चर नहीं बनता है। द स्टूडेंट्स वाज सेंट, अब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के साथ तो वाज आएगा ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और वैसे भी वाज सेंट मतलब ये खुद भी पैसिव वॉइस है, जबकि आपको किस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस। द स्टूडेंट्स वाज सेंट, अगेन ये नहीं आएगा। द स्टूडेंट्स सेंडेड टू द रजिस्ट्रार एप्लीकेशंस बाय देम। वैसे देखा जाए तो सेंटेंस सारे ही गलत हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका ए जो है वो सूटेबल बैठता है। अगर ये जो ऑप्शन हमें गिवन है इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए वाला आंसर है जो बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें आंसर अपना ए ले लेंगे, कि बाकी कोई स्ट्रक्चर सेंटेंस में सूटेबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वैसे इसका सेंटेंस बनना चाहिए था, द एप्लीकेशन सेंट टू द स्टूडेंट्स सेंट द एप्लीकेशंस टू द रजिस्ट्रार, ये सेंटेंस होना। लेकिन ऑप्शन जैसा कह दे तो ए हम इसका करेक्ट आंसर मान। नाउ पैसिव वॉइस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट, अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। डू यू नो हर, अब ये इंटरोगेटिव है। ऑल्सो यहाँ पर शब्द क्या यूज किया गया, नो है। तो नो को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो नो के साथ हम बाय का ना प्रयोग करके टू का यूज करते हैं। और डू यू नो हर ये प्रेजेंट का है, जब डू आ गया तो डज का आने का मतलब ही नहीं बनता, आपको पैसिव में बनाना है। तो आर यू नोन टू हर, इज ही नोन टू यू, डू यू नो हर, यहाँ पर ही नहीं है शी है, तो ये हो जाएगा, ये ही होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ही की जगह ही हो जाना चाहिए, ये प्रिंटिंग एरर होगा। ये हो जाएगा इज शी नोन टू यू। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दे हैव नॉट कॉट द थीव, उन्होंने थीव्स को नहीं पकड़ा। अब इस सेंटेंस का आपको फिर से पैसिव बनाना है। तो दे हैव नॉट कॉट द थीव, द थीव्स, यहाँ पर थीव्स लिखा हुआ है, द थीव्स आर नॉट कॉट बाय देम। ओके, ये तो नहीं होगा, विल नॉट बी का मतलब ही नहीं बनता। द थीव्स हैव नॉट बीन कॉट बाय देम, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वर नॉट यहाँ पर नहीं, क्योंकि पैसिव में कभी भी जो सेंटेंस है उसकी टेंस चेंज नहीं हो। नेक्स्ट, ही सेड ही कुड नॉट कम, इस सेंटेंस का अब आपको डायरेक्ट स्पीच, तो ही रिप्लाइड दैट ही वाज अनेबल टू कम, ही सेड आई कैन नॉट कम। अब ये डायरेक्ट स्पीच में आपको बताया। तो देखो ही सेड ही कुड नॉट कम मतलब सेंटेंस आपका पहले से ही मेरा होगा या ही का आई मेरा होगा। ठीक है, ही कुड नॉट कम। तो अगर हम ही सेड आई कैन नॉट कम, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ही सेड दैट ही कुड नॉट कम, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ही हिज रिप्लाई वाज द, ये नहीं होगा। ही सेड ही शुड कम, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका डायरेक्ट स्पीच बताना है जिसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। राम सेड ही वाज वेरी बिजी देन, तो अब इसका भी क्या बताना है आपको, डायरेक्ट स्पीच। तो राम सेड, अब देखो ही किसको रिप्लेस करके आया होगा, आई को, तो आई एम वेरी बिजी नाउ। तो ऐसा तो आपका फर्स्ट सेंटेंस ही है, रिप्लाइड दैट ही, ये दैट तो आएगा नहीं डायरेक्ट स्पीच में, कुड नॉट कम बिकॉज ही वाज, तो ये नहीं होगा। बीइंग बिजी इज द रीजन, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिल इन द ब्लैंक बनना है सुटेबल प्रपोजिशन। तो शी ट्रेवल्ड डैश ट्रेन टू दिल्ली, तो शी ट्रेवल्ड, अब ट्रेन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, शी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू
दिल्ली। तो बाय ट्रेन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरी किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक। अब देखो जब स्नेक को मारा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई कार्य किया जाता है तो हम उसमें इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, और इंस्ट्रूमेंट अगर आपका या तो काउंटेबल होगा या फिर तो अनकाउंटेबल होगा। जब काउंटेबल होगा तो हम विद यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल होगा तो हम इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद अ स्टिक। विद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो। एन अमेंडमेंट वॉज मेड डैश द एक्ट। अब अमेंडमेंट बनाया गया एक्ट के लिए, तो अमेंडमेंट के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, तो अमेंडमेंट वॉज मेड टू द एक्ट, ये यहाँ पर सुटेबल वर्ड हो जाएगा, तो टू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैनर इन विच वर्ड्स आर प्रोनाउंस। तो अब इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि एक तरीका जिससे वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्या डिस्टिंक्शन बोला जाता है, फिक्शन बोला जाता है, डिपिक्शन बोला जाता है, या डिक्शन। तो दोस्तों ऐसे शब्द को हम बोलते हैं डिक्शन। ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, डिक्शन बोलते हैं, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A person who treats diseases related to people's feet, जो people की feet से related disease हो उनको कौन क्योर करता है। तो देखो अगर हम फिलेटलिस्ट की बात करें तो फिलेटलिस्ट होता है one who collects stamps, one who collects stamps, स्टेम्प्स को कलेक्ट करता है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट जो साइंस के लिए वर्क करता है ना, साइंस को स्पेशलिस्ट होता है। डेंटिस्ट जो ट्रीट करता है टीथ को, मतलब डेंटिस्ट किससे रिलेटेड है, टीथ से रिलेटेड है। तो फीट से रिलेटेड कौन होगा, चिरोपोडिस्ट। चिरोपोडिस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वर्ड लर्न हुए होंगे। नेक्स्ट वर्ड बताते हैं। अब यहाँ पर नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, ऑब्वियसली वो क्या होती है, बायोलॉजी। वो क्या हो जाती है, बायोलॉजी। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, इसको क्या बोला जाता है बताइए। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, ब्लर्ब, क्रॉनिकल, डेटा या बिब्लियोग्राफी। तो इसको बोला जाता है a written record of historical events is called, yes, इसको क्रॉनिकल बोला जाता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सफिक्स बताना है या प्रीफिक्स बताना है, ताकि इस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो आर्की में हम क्या ऐड करें जिसका मीनिंग डिफरेंस हो, तो हम एनाकी, एनाकी वर्ड बनाएंगे जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो एनार्की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अब डू में हम कौन सा एक प्रीफिक्स को ऐड करेंगे। अच्छा, आपको क्या ऐड करना है, प्रीफिक्स ऐड करना है किसमें, अच्छा जो ऑपोजिट बना दे डू का, मतलब एक ऐसा वर्ड, इसमें एक ऐसा प्रीफिक्स ऐड करना है जो डू का क्या करे, ऑपोजिट बना दे। तो आपने कंप्यूटर में एक टर्म तो सुनी होगी, डू और अनडू। तो अनडू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनडू का मतलब जब कोई चीज को जो करा हुआ है उसको नहीं करना हो, तो अनडू हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंप्यूटर में भी आपने टर्म सुनी होगी। नाउ अब आपको क्या बताना है, सफिक्स बताना है। क्या बताना है, सफिक्स। सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद कुछ शब्दों का ऐड किया जाता है, कुछ लेटर्स का। तो कन्फेस के बाद क्या ऐड किया जाएगा, तो कन्फेस के बाद ION आता है, जिससे वर्ड बनता है कन्फेशन। तो जो भी हमारी गलती होती है उसको अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, उसको लिख कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा कन्फेशन होता है। नेक्स्ट, अब इसमें फिर से आपको एंटोनियम बताना है एक अंडरलाइंड वर्ड का। तो मेडिसिन विल एलिवेट द पेन। जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर कि एलिवेट का एंटोनियम क्या होगा। अब आपको बताना है कि एलिवेट का एंटोनियम क्या होना चाहिए। तो एलिवेट का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि एलिवेट का एंटोनियम क्या होगा। तो एलिवेट का एंटोनियम आपका हो जाता है एग्रवेट। ठीक है, नाउ अक्यूज का आपको एंटोनियम बताना है। तो देखो अक्यूज कौन होता है, जो किसी पर ब्लेम किया जाए, है ना। अब देखो यहाँ दो वर्ड तो एज इट इज गिवन है, अटैक करना, ब्लेम करना, तो ये तो उसके सिनोनिम हो गए।
तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हिंडर। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड, ओके इसमें कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है आपका। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था तो इसको हम छोड़ देते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन विजिलेंस। विजिलेंस का मीनिंग क्या नहीं होना चाहिए ये आपको बताएं। रिवेंज, रिटेलिएशन, रिट्रीब्यूशन या डिफेंस। यस बताइए। यस जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो रिट्रीब्यूशन का तो मीनिंग सेम होगा, रिटेलिएशन भी होता है आर्ग्यू कर जाना। डिफेंस डज नॉट मीन दिस विजिलेंस, तो वो डिफेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाए। डिफेंस करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। खैर आज के लिए हम इतने ही वर्ड रखते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उसे ज़रूर पूछिएगा, मैं क्लास में आकर उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और सारे के सारे आंसर्स में जो भी आपको आंसर्स इसमें एनहांस करने हो तो उसको आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद और हैप्पी होली आप सभी को और आपकी फैमिली।